सभी को नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों पिछला हमारा टॉपिक था तापमान, सही है, जिसमें से संबंधित हमने सभी बातों को लगभग देख लिया था। और आज का हमारा रहेगा तापीय विलोमता। ये तापमान में ही दोस्तों एक टॉपिक आता है, तापीय विलोमता या थर्मल इन्वर्जन, सही ना। तो देखो क्या होता है नॉर्मली तापमान में, मैंने आपको बताया तापमान क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब वायुमंडल में, क्षोभ मंडल में, सही ना, पृथ्वी के वायुमंडल में, खास करके क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में तापमान कम होता है, तो उसको सामान्य ह्रास दर कहते हैं, सही है ना। और फिर उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, कभी कभी कुछ दशाएं ऐसी बन जाती हैं, कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ने लगता है, सही ना। तो उसी को क्या कहते हैं, तापीय विलोमता कहते हैं, है ना। देखो इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे दोस्तों इसको। सबसे पहले तो लिख लेंगे दोस्तों सामान्यता वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है, है ना। तापमान में कमी आती है, जिसे जिसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं। सामान्य ह्रास दर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, देखो ये मैंने बात की है वायुमंडल में, खास करके क्षोभ मंडल में, सही ना। तो इसको सामान्य ह्रास दर कहते हैं। तो लिख लेंगे क्षोभ मंडल में इसकी दर क्षोभ मंडल में इसकी मतलब सामान्य ह्रास की दर में इसकी दर में इसकी दर देखो दोस्तों कितनी होती है, 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है। या 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर, या 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट, है ना, 1000 फीट। इसका मतलब दोस्तों ये होता है, देखो मैंने एक बार आपको पहले भी समझाया है, मैं आज फिर समझा देता हूँ कि जैसे जैसे हम वायुमंडल के, खास करके क्षोभ मंडल में, सही ना, क्षोभ मंडल में जैसे हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, सही है, तो उसमें 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता चला जाएगा, सही है। यानी कि 165 मीटर, है ना, 165 मीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो उसमें दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। या अगर 1000 फीट, अगर फ़ारेनहाइट में लें हम इसको, तो 1000 फीट अगर हम ऊपर जाएंगे धरातल से, क्षोभ मंडल में ऊपर वायुमंडल की तरफ जाएंगे, तो 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, सामान्य ह्रास दर कहते हैं। बात आती है दोस्तों तापीय विलोमता की। तो देखो तापीय विलोमता क्या होता है। तो दोस्तों देखिए तापीय विलोमता क्या होता है दोस्तों, जैसे ये तापमान में कमी हो रही है यहाँ पर, सही है ना। अगर वायुमंडलीय तापमान में, क्षोभ मंडल में हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं, तो तापमान में कमी ना होकर तापमान बढ़ने लगे, तो वही क्या होगा, तापीय विलोमता हो जाएगी, सही है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं, यदि यदि किसी स्थान पर यदि किसी स्थान पर वायुमंडल में वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय तापमान में वायुमंडलीय
तापमान में वृद्धि होने लगे, वृद्धि होने लगे, तब इसे तापीय विलोमता या तापीय व्युत्क्रमणता, ठीक है, या तापीय प्रतिलोमन, ठीक है ना, तापीय प्रतिलोमन कहते हैं, सही है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा तापीय प्रतिलोमन या विलोमता या व्युत्क्रमणता, थर्मल इन्वर्जन क्या होता है, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट कर लें और आगे बात करते हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, ऐसी क्या कारण होता है कि तापीय विलोमता पैदा हो जाती है, सही है ना। तो उसके कुछ कारण होते हैं, है ना। तो लिख लेंगे इसको, तापीय विलोमता के कारण, तापीय विलोमता के कारण या दशाएं, देखो दोस्तों, इसमें 5 दशाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली होती है इसमें शीत ऋतु की, लंबी रातें, सही ना, शीत ऋतु की लंबी रातें। दूसरा होता है दोस्तों इसमें स्वच्छ आकाश, स्वच्छ आकाश या बादल रहित आकाश, है ना, या बादल रहित आकाश। दोस्तों तीसरा होता है इसमें मंद पवन प्रवाह, मंद पवन प्रवाह, ठीक है। दोस्तों चौथा होता है इसमें धरातल के निकट, शुष्क वायु की, मौजूदगी, है। और पांचवा होता है दोस्तों इसमें हिमच्छादित धरातल, हिमच्छादित धरातल। ये दोस्तों 5 कारण होते हैं जिस वजह से तापीय विलोमता पैदा होती है। तो देखिए, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। सबसे पहला होता है शीत ऋतु की लंबी रातें। दोस्तों क्या होता है, जब शीत ऋतु होती है यानी कि ठंडी का मौसम होता है, तो रातें अक्सर लंबी होती हैं उसमें, सही है। ठंड वैसे पड़ती है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी पार्थिव विकिरण होती है, पार्थिव विकिरण मतलब जो ऊष्मा हमारा धरातल यानी कि पृथ्वी से निकलती है और वो आकाश में जाती है, तो उसमें क्या होता है, वो कमजोर पड़ जाती है, सही ना। और बाहर से जो सूर्य विकिरण होता है वो आ नहीं पाता है इतना, उसकी अपेक्षा हमारी जो ये वाली पार्थिव विकिरण होता है ये ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये जाके सीधा ऊपर, तो नीचे की परत क्या है, धरातल की परत क्या है, ठंडी हो जाएगी, तो ऊपर गर्म होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होगा कि तापमान बढ़ता चला जाएगा, सही है। तो क्या हुआ, तापीय विलोमता, तापमान का बढ़ना ही तापीय विलोमता है। तो पहला ये हुआ दोस्तों। दूसरा है स्वच्छ आकाश या बादल रहित आकाश। देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब बादल होते हैं, सही ना, धरातल पर, मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, एक एक करके आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। देखो ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ, ठीक है। ये बादल है यहाँ पर, मान लेते हैं, सही है। इस प्रकार से ये कुछ बादल हैं। तो क्या होगा दोस्तों, जो यहाँ से पार्थिव विकिरण इस प्रकार से निकलेगा वो इससे टकराएगा और वो वापस पृथ्वी की ओर इस प्रकार से आ जाएगा। तो जिससे क्या होगा, पृथ्वी के धरातल के पास का टेम्परेचर गर्म बना रहेगा, सही ना। लेकिन जब बादल नहीं होंगे, है ये दोस्तों, ये बादल जब नहीं होंगे
तो ये पार्थिव विकिरण क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा और सीधा ऊपर वायुमंडल में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, जब पार्थिव विकिरण निकलता है तो उसी से तो ऊष्मा प्राप्त होती है। मैंने बताया था 86% ऊष्मा धरातल को पार्थिव विकिरण से प्राप्त होती है, सौर्य विकिरण से 14% होती है। तो ये जब ऊपर चला जाएगा दोस्तों, निकल जाएगा वायुमंडल में, ऊपर व्याप्त हो जाएगा, तो नीचे की क्या रहेगी, धरातल की नीचे की वायुमंडलीय परत क्या रहेगी, ठंडी रहेगी। तो इसमें ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे तापमान बढ़ता चला जाएगा। सही है, तापमान का बढ़ना तापीय विलोमता। तो दोस्तों ये हो गया हमारा दूसरा भी, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। देखो मंद पवन प्रवाह, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जब पवन का प्रवाह या तो मंद हो या बिल्कुल बंद हो, पवन मतलब हवा नहीं चलती है ना धरातल के आसपास में, तो उससे क्या होता है, सीधा पार्थिव विकिरण आकाश में चला जाता है। सही ना, सीधा पार्थिव विकिरण आकाश में चला जाता है। तो उससे भी दोस्तों हमारा तापीय विलोमता पैदा होती है। सही है, तो 3 हो गए दोस्तों। बात करते हैं धरातल के निकट शुष्क वायु की मौजूदगी। देखो जब धरातल के पास में शुष्क वायु होती है, जो नमी वाली वायु होती है वो अपने अंदर, सही ना, पार्थिव विकिरण को सोख लेती है, लेकिन शुष्क वायु उसको इतनी ज़्यादा नहीं सोख पाती है, तो वो क्या होती है, सीधे आकाश में चली जाती है। तो अगर जो नमी वाली वायु होगी वो धरातल के निकट ही इसको सोख लेगी अपने में पार्थिव विकिरण को, तो तापमान गर्म रहेगा। सही है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब शुष्क वायु होगी तो वो अपने अंदर सोख नहीं पाएगी धरातल के निकट, शुष्क वायु पार्थिव विकिरण को अपने अंदर रोक नहीं पाएगी, वो चले जाएगी सीधी आकाश में। तो जिससे क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर ऊपर की अपेक्षा ज़्यादा रहेगा। सही है ना, तो वही क्या हो जाएगा, तापीय विलोमता। अब देखो दोस्तों बात करते हैं 5वें वाले की। सही ना, हिमाच्छादित धरातल। देखो हिमाच्छादित का मतलब होता है जहाँ पर हिम धरातल पर हो, यानी कि हिम ऐसा धरातल जो हिम से ढका हो, उसे कहते हैं हिमाच्छादित धरातल। तो दोस्तों हिम का एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है, मैंने आपको बताया था। अब इसमें क्या होता है, हिम का एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है, तो वो पार्थिव विकिरण को सीधा आकाश में भेज देती है। बताया था ना एल्बिडो क्या होता है, तो एल्बिडो वाली जिसने वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देख लें। सही है, यूट्यूब पर पड़ी है मेरे चैनल पर, आप उसको देख लें। तो एल्बिडो मतलब जितना पृथ्वी कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अपने अंदर से ऊष्मा को बाहर भेज देती है, वो उसका एल्बिडो होता है। तो सबसे ज़्यादा एल्बिडो हिम का होता है दोस्तों। तो हिम क्या करती है, जो पार्थिव विकिरण होती है या सौर्य विकिरण होती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर भेज देती है, यानी कि वायुमंडल में ऊपर की तरफ भेज देती है। तो क्या होगा, हिमाच्छादित धरातल है, ये धरातल है, यहाँ पर दोस्तों हिम है, ये ठीक है ना, ये धरातल है और ये क्या है दोस्तों, हिम, और ये धरातल। तो दोस्तों इससे क्या होगा, देखो आप लोग देख रहे हैं, और इसमें क्या होगा, जो पार्थिव विकिरण होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा चला जाएगा आकाश में, ठीक है ना, वायुमंडल में ऊपर की तरफ। तो नीचे का टेम्परेचर कम, ऊपर का ज़्यादा हो जाएगा। सही है, तो दोस्तों इसमें भी क्या होगा, तापीय विलोमता पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये पांचों कारण, पांचों दशाएं आपकी समझ में आ गई होंगी। सही है, अगर समझ में नहीं आती है तो दोस्तों आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता दें, मैं आपको इन्हें और भी डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हमने तापीय विलोमता भी देख लिया है ना। आने वाली क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे समताप रेखाओं की। आज हम अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं, आने वाली क्लास में समताप रेखाओं को देख लेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दें और लाइक भी कर लें। और जिसकी समझ में अगर नहीं आया है तो कमेंट करके हमें बता दें, हम अगली क्लास में और आसानी के साथ में इसको समझाने की कोशिश करेंगे। सही है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।